दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 जून 2021 है आज और महत्वपूर्ण खबरों को आज हम देखेंगे। इसके पहले बताना चाहता हूं कि पीडीएफ मई माह की भी उपलब्ध करा दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल जय हो स्टडी पर। आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं जय हो स्टडी चैनल को हमारे। यदि पहले से ज्वाइन है तो कोई बात नहीं है, ज्वाइन नहीं तो उस चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और पीडीएफ प्राप्त कर लें। जनवरी से मई माह तक का पीडीएफ कंप्लीट है, उसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है और लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। विभिन्न हमारे यहाँ कोर्सेज जो चल रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स मेंस के और आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज आदि, उसको भी ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर या फिर नीचे दिए गए नंबर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आज का दिन बहुत महत्व वाला दिन है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये 5 जून वह तारीख है जब पहली बार मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। 5 जून 1972 को ये सम्मेलन की शुरुआत हुई स्टॉकहोम में और 5 जून को ही यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक नई संस्था का उदय हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। उसी की याद में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता था। ये पहला ऐसा अवसर था जब पूरा विश्व इकट्ठा हुआ था। मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव है और दोनों एक दूसरे को किस तरह प्रभावित करते हैं, पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राष्ट्र एक मंच पर इकट्ठा हुए थे स्टॉकहोम में। तो पूरे विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और 2021 के लिए पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा। हर वर्ष विभिन्न राष्ट्र इसकी मेजबानी करते हैं। इस बार मेजबान कौन देश है? पाकिस्तान है। पिछली बार 2020 में कोलंबिया ने मेजबानी की थी। इस बार की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की दोस्तों, वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसको हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी की बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रट लीजिएगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है। इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 18 विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनाई है। वहीं 3 भारतीय संस्थानों को टॉप 100 लिस्ट में शामिल किया गया है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में अगर देखें तो रैंक 37 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, इंडियन साइंस सेंटर जो बेंगलुरु में स्थित है, पहले स्थान पे ये रहा और कुल रैंकिंग में 37वें स्थान पे रहा। भारत में अगर देखा जाए, भारत की दृष्टि से तो पहले स्थान पे रहा। फिर दूसरे स्थान पे आईआईटी रोपड़ रहा, जिसका एशिया रैंकिंग में जो स्थान है 55वां है। तीसरे स्थान पे आईआईटी इंदौर रहा, जिसका एशिया रैंकिंग में 78वां स्थान है। तो ये तीनों जो है टॉप 100 में रहे, जिसमें पहले स्थान पे कौन रहा? अगर भारत की दृष्टि देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान रहा। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में अन्य जो एशिया में पूरे पहले स्थान पे कौन रहा? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन रहा। दूसरे स्थान पे पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो टॉप 3, टॉप 2 भी याद रख सकते हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन में और पेकिंग यूनिवर्सिटी भी चीन की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो रैंकिंग से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं
तो इनको देख सकते हैं। मदद मैप्स, ये क्या है? तो एक रियल टाइम ऑनलाइन मानचित्र, किसके लिए? कोविड-19 रोगियों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। इसका नाम दिया गया है मदद ऐप्स। तो अमेरिका और भारतीय मूल के डॉक्टरों और पेशेवरों के एक समूह ने मदद मैप्स नाम से अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मैप लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट मदद के तहत यह मैप तैयार किया गया है। यह पोर्टल हर राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता के सभी ऑनलाइन एग्रीगेटर से जानकारी निकालने के लिए एक एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इस मैप में सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को शामिल किया गया है। काश कि ये अप्रैल माह में संभव रहा होता, ये काम हो गया होता, तो जितनी प्रॉब्लम्स आई वो आई ना होती और काफ़ी लोगों की जान भी बच सकती थी। रेड टूरिज्म ये जो लाल कह सकते हैं पर्यटन, चाइना, आप देख रहे होंगे कि चाइना का एक विशेष ये प्रोग्राम है रेड टूरिज्म। इस वर्ष चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। चीन में रेड टूरिज्म का तात्पर्य उन स्थलों से है जहां चीन में हुई आधुनिक क्रांति की विरासत मौजूद है। चीन में आधुनिक क्रांति 1934-35 में महत्वपूर्ण लॉन्ग मार्च हुआ था, आपको पता है। लोगों को यह बताया गया था कि पूंजीपति वर्ग से जो उसका शोषण है आपको मुक्त कराया जाएगा। साम्यवादी समाज की स्थापना की जाएगी, जो कि समाजवाद का द्वितीय चरण होता है। समाजवाद में सरकार की संकल्पना होती है, लेकिन साम्यवाद में सरकार की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि लोग आपस में संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं। सभी चीज़ों पे खुद का नियंत्रण होता है और आवश्यकता अनुसार उसको एक दूसरे में बांट लेते हैं। तो चीन में लोगों को, वहाँ के किसानों को, मजदूरों को ये भरोसा दिलाया गया था माओ आदि के द्वारा कि ये लॉन्ग मार्च जो हम लोग कर रहे हैं, 1 लाख सैनिकों का झुंड था जिन्होंने विभिन्न चरणों में ये लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें माओ से तुंग भी शामिल थे। अंत में ये इतना भीषण आंदोलन था इनका कि अंत में मात्र 20% लोग ही इसमें बचते हैं और अंततः सत्ता परिवर्तन करने में भी संभव हो जाते हैं। राष्ट्रवादी सरकार को भाग करके अभी वर्तमान में जो ताइवान में है वहाँ पर शरण लेनी पड़ती है। वहाँ पर वो नया जो है एक प्रकार का अपना आसियाना बसा लेते हैं और जो मेन जो चाइना होता है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, आज वास्तुस्थिति क्या है? जो हमारे समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो यहाँ पर ज़रूर इस बात को सुन लें। जब भी मेंस के एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस बात को ज़रूर लिखेंगे। चाइना में वर्तमान में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी में 90% जो लोग हैं वो पूंजीपति वर्ग है। 90% लोग अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं। तो जो कहा गया था और जो हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसानों की स्थिति, श्रमिकों की स्थिति आज बदहाल है। चाइना में उनकी स्थिति में सुधार की बजाय, हाँ, हालांकि शुरुआती दिनों में सुधार हुए, किसानों की स्थिति में सुधार हुई, श्रमिकों के लिए काफ़ी सुधार किए गए, लेकिन वर्तमान में जो वास्तु स्थिति है वो एकदम उस बात के उलट है जो सपना लोगों को दिखाया गया था। तो साम्यवाद वास्तव में संभव ही नहीं है। वर्तमान में विश्व में कहीं भी साम्यवाद नहीं है, समाजवाद जरूर है, सरकार का नियंत्रण है, और जहाँ पे सरकार का नियंत्रण होगा वहाँ पर शोषण न हो यह गारंटी नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार का नियंत्रण होगा तो सरकार अपने हितों के अनुरूप शासन चलाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है, जिसका जो सरकारी पार्टी है, वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीपति वर्ग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले लोग पार्टी से जुड़े, और यही होता भी है, और वही पूरा देश चलाते हैं अपने हिसाब से। तो रेड टूरिज्म का अगर कहाँ पर थे, वर्ष 2004 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जहाँ जहाँ ये लॉन्ग मार्च हुआ था। रेड टूरिज्म का प्राथमिक उद्देश्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उदाहरण के लिए इसमें लॉन्ग मार्च जैसी ऐतिहासिक घटनाएं और माओ से तुंग का राजनीतिक सफ़र भी शामिल है, ठीक है, जहाँ जहाँ उनका महत्वपूर्ण जो है उन्होंने कार्य किए थे। रेड टूरिज्म चीन के जन सामान्य को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा आधुनिक चीन के निर्माण के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। इस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास और पर्यटन के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को मजबूत कर रही है। फेंगयून
4B ये चाइना का नया मौसम उपग्रह है, पूछ सकता है कहाँ का है, तो फेंग्यून 4B। चीन ने लॉन्च किया नई पीढ़ी का मौसम उपग्रह फेंग्यून 4B। इस उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह के अवलोकन रेंज में एशिया, मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र शामिल हैं। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज क्या है? तो भारत ने स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नई नई तकनीकों के विकास के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। किसने? भारत ने। ये पूछ सकता है किस देश ने। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। यह विशेषज्ञता और बाजार अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्रदान करेगा, जो दुनिया भर में नए बाजारों तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। इसमें कुल मिलाकर 23 सरकारों ने भाग लिया था। इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? चिली द्वारा वर्चुअली ये आयोजन किया गया था और इसी में भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। दोनों बातें याद रखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। मिशन इनोवेशन 2.0 क्या है? तो मिशन इनोवेशन 2.0 वैश्विक पहल का दूसरा चरण है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया है। सदस्य देश वैश्विक सार्वजनिक निवेश और सहयोग के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि सबसे कठिन वैश्विक जलवायु चुनौती को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकियां प्रदान की जा सकें। लक्ष्य प्राप्त करने में प्रौद्योगिकियां कैसे महत्वपूर्ण हैं? तो आज उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर 2050 तक राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में आधी कटौती की आवश्यकता है। लेकिन उपलब्ध प्रौद्योगिकियां बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए पर्याप्त, प्रभावी और सस्ती नहीं हैं। स्वच्छ हाइड्रोजन, उन्नत बैटरी भंडारण और शून्य उत्सर्जन ईंधन ये सभी महंगे भी होते हैं। इनसे संबंधित संसाधनों की प्राप्ति भी अक्सर कठिन होती है। इस क्षेत्र में अक्सर निवेश आकर्षित करना भी बहुत कठिन हो जाता है, जिसके कारण कि ये सफलता, ये लक्ष्य से हम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार मिशन इनोवेशन 2.0 क्षेत्र विशिष्ट मिशनों के माध्यम से सार्वजनिक निजी कार्रवाई और निवेश को प्रेरित करेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के विकास को बढ़ावा देगा। तो निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश नहीं होगा तो पूंजी नहीं होगी, पूंजी नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी में लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? जब तक लोगों के पास धन नहीं होगा खर्च करने के लिए, या उनको अपनी कोई मुफ्त में काम करेगा नहीं, तो नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? आपको अगर कहा जाए कि आप चलिए स्वच्छ ऊर्जा के लिए कुछ काम करिए, तो आपको तो धन चाहिए होगा, उसके लिए पूंजी के लिए भी धन चाहिए होगा, आपको प्रौद्योगिकी के लिए धन चाहिए होगा, जो संसाधन चाहिए उनको खरीदने के लिए धन चाहिए होगा, और अपने परिवार, फैमिली चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए धन चाहिए होगा, तभी ना आप काम करोगे। तो इन सब की व्यवस्था कैसे होगी? जब निवेश आकर्षित होंगे। निवेश आकर्षित होने के लिए क्या होगा? पॉलिसी बनानी होगी। ये पॉलिसी कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी, जो कि बना रही मिशन इनोवेशन 2.0 के नाम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।